पास ही दिल्ली से लेकर उधर आप अभी मराठी थोड़ी बहुत समझ भी लेते हैं, आपने सुन लिया। गडकरी साहब से ही शुरुआत करते हैं। गडकरी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की जीत या कांग्रेस मुक्त भारत का जो नाम नारा देते रही है, बीजेपी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी कह लें कि कांग्रेस को हरा देना मात्र ही और उससे काम नहीं चलेगा। गडकरी साहब के ये का कहना है कि स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट विलेज चाहिए और बाकी बातें आपने सुन ली। ये जो तेवर है गडकरी साहब का, क्या ये घेरते हुए नजर नहीं आते और बार बार घेरते हैं? आखिर क्या कारण है कि अब गडकरी साहब वो भी महाराष्ट्र में जाके ज्यादा घेर रहे हैं नरेंद्र मोदी को और उनके इन तमाम बातों के तहत जो उन्होंने पहले किए अपने विचार रखे हैं नरेंद्र मोदी ने, उस पर वो घेरते हुए दिखते हैं। जयशंकर जी। राजीव जी, नरेंद्र मोदी की सरकार में अकेले नितिन गडकरी एक ऐसे चेहरे जो जिनका काम दिखता है, सड़कों पे दिखता है, सड़कों पे जो काम हुआ है, राजमार्गों पे जो काम हुआ है, और दूसरा एक उनकी शोहरत है कि वो बेलाग बोलते हैं, कभी भी बात की चिंता नहीं करते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा और क्या उसका रिएक्शन होगा। उनको जो सही लगता होते हैं, जिसको गलत लगता है उसको गलत भी बोलते हैं। वो उनकी अपनी एक खासियत है और उनके साथ चूंकि आरएसएस की बहुत बड़ी बैकिंग भी है, इसलिए अभी तक उनका कोई बाल बांका भी ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। और जहां तक जो भाषण की बात है उनका साफ साफ मैसेज यही है कि भाई ये कहने से नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या किया। अब ये बताइए कि उन्होंने जो किया सो किया, आपने क्या किया? और आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप मतलब है कि आप नहीं करना चाहते हैं। जितने काम उन्होंने गिनाए, बेरोजगार सवाल पे, महंगाई के सवाल पे, किसानों के सवाल पे, जितने सवाल उठाए उन्होंने, इसका मतलब है कि उनकी समस्याओं का समाधान करने में नरेंद्र मोदी की हो या फडणवीस की सरकार ने कुछ खास काम नहीं किया है। और उसी का तकाजा कर रहे थे कि भाई ये काम नहीं चल सकता है। कांग्रेस हार गई, ठीक है, बदलते रहता है, राष्ट्रवादी हार गई, ठीक है, लेकिन वो जीत कर भी आ सकते हैं। ये उनका एक मैसेज था कि भाई अगर आप ठीक से काम नहीं करेंगे, क्योंकि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, बाकी जो उसने क्या किया क्या नहीं किया ये तो मतलब नहीं है। उन्होंने गढ़चिरौली जो नक्सल प्रभावित जिला है, जिसकी सीमाएं लगती है तेलंगाना से लगती हैं, तो उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि कैसे वहां पे कुछ भी नहीं था एक जमाने में, लेकिन संकल्प शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति ने वहां पे कैसे कैसे काम किए। तो सबका उदाहरण दे रहे थे वो। ठीक बात है, सरकार को वो सचेत करते रहते हैं, लेकिन सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी तो उनके ऊपर है। और जहां तक स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज का है कि भाई अब तो सवाल है कि स्मार्ट सिटी है कहाँ? हिंदुस्तान में एक भी शहर के बारे में नरेंद्र मोदी या गडकरी खुद भी दावा नहीं कर सकते हैं कि ये शहर जो है स्मार्ट सिटी बन गया है, जो स्मार्ट सिटी के पैमाने हैं। हाँ, उसके नाम पे करोड़ों अरबों रुपए डकार लिए गए होंगे, ये बात अलग हो सकती है, लेकिन हमको तो कम से कम, हम भी थोड़ा बहुत तो हम लोग भी घूमते ही रहते हैं देश में, तो लेकिन हमको कोई अभी तक तो स्मार्ट सिटी कुछ दिखाई दिया नहीं कहीं पर। तो स्मार्ट विलेज की बात तो खैर छोड़ ही दीजिए, अभी स्मार्ट सिटी नहीं बन पा रही है, वो सब जुमलों में ज्यादा दिखता है। वहीं पर अमित शाह का जो भाषण है, मतलब अहंकार की कोई सीमा हो सकती है क्या? ये तो सोचने वाली बात है कि जिस ढंग से अमित शाह, भाई आपको इंडिया अलायंस की चिंता क्यों है? आप तो अपने एनडीए अलायंस की चिंता करिए। एनडीए अलायंस जो आप, अगर आप उनको इंडिया अलायंस कहते हैं तो आप एनडीए अलायंस है, तो एनडीए अलायंस के बारे में आपको विचार करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई क्या वजह कि अजीत पवार उसी महाराष्ट्र में आप भाषण कर रहे हैं, उसी महाराष्ट्र के अजीत पवार अपनी एनसीपी का चुनाव लड़ा रहे हैं, अपने उम्मीदवारों को दिल्ली में आकर के चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या वजह है कि चिराग पासवान या जीतन राम मांझी हो या और लोग हों, जनता दल यू भी चाहता ही है कि हम भी अपने यहाँ उम्मीदवार लड़ाएं। और बिहार में जिस ढंग की बातें चल रही हैं, वो अपने आप में एनडीए अलायंस के लिए बहुत अच्छे सुखद तो नहीं कही जा सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये बात तो सबकी समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार बहुत सहज स्थिति में वहां अपने को महसूस नहीं कर रहे हैं, बात सच है। लेकिन अब वो क्या करेंगे, इस उनकी उम्र है, उनका स्वास्थ्य है और बाकी जो समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उसके मद्देनजर अब वो देखेंगे। लेकिन उनके बारे में कोई, हमने कहा, कोई इतनी आसानी से प्रोडिक्ट नहीं कर सकता है कि कब वो क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे। तो असल बात तो यह है कि एनडीए जो है, एनडीए अलायंस जो है इनका, मोदी जी का या अमित शाह जी का, उसकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है।
और दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी शहर है जहां सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग और सबसे ज्यादा लोग कामकाजी लोग, मध्यम वर्ग है, यहाँ पे 26 साल से सत्ता से बाहर है बीजेपी। आप कल्पना कर सकते हैं कि 26 साल से बाहर हैं, और उसके बाद मतलब एक समय ऐसा आया कि 3 विधायक इनके जीते, उसके बाद अभी 7-8 विधायक जीत करके आए। आज पूरी पार्टी में देख रहा था कि अभी तक तो उन्होंने शायद 58 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, उसमें कम से 1-1.5 दर्जन उम्मीदवार ऐसे हैं जो दूसरे दलों से लाए गए हैं। मतलब उनको अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, अपनी पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं है। कैलाश गहलोत को ले गए, उनको उम्मीदवार बना दिया, कपिल मिश्रा को इस बार की लिस्ट में डाल दिया, इसके पहले वो राजकुमार आनंद, राजकुमार चौहान, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चला ला करके लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। अब इसका रिएक्शन ये हो रहा है राजीव जी कि जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने सरकार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी है, विरोध किया है, सब कुछ किया है, अब उनके अंदर कसमसाहट हो रही कि भाई हम किस लिए हैं, हम सिर्फ झोला बस्ता उठाने के लिए हैं, झंडा पोस्टर बैनर लगाने के लिए हैं, और ये जिसके खिलाफ हम लड़ते हैं उसी को ला करके टिकट दे रहे हैं ये लोग। तो उसके लिए भी एक अंदर अंदर उनके अंदर जो गुस्सा घुस रहा है, घुमड़ रहा है भाजपा के अंदर। तो अमित शाह को चिंता इस बात की करनी चाहिए। एनडीए के अलाइज अगर कह रहे हैं कि नहीं, हाँ हमको कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है, हम भी आकर के लड़ेंगे। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी पहले वाली स्थिति में तो है नहीं कि उसके पास 300 से ज्यादा सांसद हैं, अब 240 सांसदों की पार्टी है, और अभी तक एक का इजाफा उनकी झोली में हुआ नहीं है। तो अब उनको लग रहा है, एनडीए के लोगों को भी लग रहा है कि भाई हमारी कीमत पे चल रहा है तो हमको भी उसका माल मलाई दो, उसका हिस्सा दो। हम दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं तो हमको भी वहां कुछ दो सीटें। अब रामदास, हालांकि देखिए उसमें एक चाल भी है, रामदास अठोले हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, इनका मेन मकसद यहाँ पे प्रेजेंस फेल्ड कराना नहीं है। इनका मेन मकसद है उसके नाम पे कुछ पैसा मिल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी से उनको पैसा मिलेगा, और जो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है, दलित वर्ग है, उसमें से कुछ एक वोट, अगर सैकड़े वोट भी ले गए, हालांकि हमको नहीं लगता है कि सैकड़े और हजार की सीमा ये लोग पार कर पाएंगे, लेकिन अगर सैकड़े हजार भी वोट इन्होंने काट लिया तो जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की झोली से ही जाएगा। तो मुख्य मकसद तो इनका वो है। लेकिन ये बात सही है, सिद्धांत रूप में या तकनीकी रूप में देखिए तो एनडीए तो बिखर रहा ही है, आपके अंदर के लोग निकल करके आ रहे हैं, बाहर लड़ रहे हैं। अब अजीत पवार क्यों लड़ना चाहते हैं हमारी समझ से परे है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ उनकी पार्टी का, जब शरद पवार जी एक छत्र राजनीति करते थे तब भी एनसीपी का कोई यहाँ जनाधार नहीं था, न कभी उनके कोई लोग जीतते थे या हारते थे, उस ढंग से नहीं लड़ पाते थे। तो लेकिन अब अजीत पवार लड़ रहे हैं तो अब सोचने वाली बात है कि क्या वजह हो सकती है, क्या वो बीजेपी को कुछ देना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं है, ये चीजें हैं। तो इन पर विचार करने के बाद अमित शाह जी लगातार जो है इंडिया अलायंस के बारे में चिंतित रहते हैं। जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, वीडियो आपका थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा आता हूं जयशंकर।